गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे बच्चे। देखिए, जैसे अच्छा टाइम हर समय नहीं रहता है, मीन्स सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख लगा रहता है, वैसे ही अब जो क्रूशियल टाइम चल रहा है वो भी लंबे टाइम तक नहीं रहेगा बच्चे। थोड़े टाइम बाद वो भी अपना ख़त्म हो जाएगा। ओके, और अच्छे दिन भी आएंगे हम लोगों के। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा था। जो हमारा सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 था, इसमें हमने पढ़ा था पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसमें हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पढ़ी थी, जिसमें हमने आयरन डेफिशिएंसी पढ़ी थी, जिसको हम आईडीए कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है खून में, जो कि हमारा 11 से 14 ग्राम होना चाहिए, लेकिन यह कम हो जाता है। अगर 11 से भी कम हो जाता है अगर हीमोग्लोबिन ब्लड में, तो क्या होता है, हमें अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो उसकी वजह से पीला रंग देखा गया है आँखों का, या स्किन का देखा गया है, या सुस्ती वगैरह बताई गई थी। और सेकंड हमने पढ़ा था इसमें हाँ जी, सेकंड पढ़ा था हमने विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में, जिसमें बेसिकली आँखों से रिलेटेड डिजीज़ देखी गई थी। जैसे रतौंधी थी, जिसमें कि नाइट ब्लाइंडनेस है, रात को दिखना बंद हो जाता है, या जीरोपथेलमिया हो जाते हैं। इसमें आँखों की जो झिल्ली होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। बीटोट्स स्पॉट बताए गए थे, जिसमें आँखों में जो स्पॉट्स आ जाते हैं। और इसके अलावा टोड स्किन हो गई थी, ये सारी प्रॉब्लम बताई थी। इसका सॉल्यूशन भी हमने बताया था। फिर लास्ट में हमने बताया था आयोडीन डेफिशिएंसी के बारे में, जो कि मेन क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो आयोडीन है वो कम हो रहा है। वो क्यों कम हो रहा है, बिकॉज जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स है उससे हमारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसे थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। और यह हमारी ग्रोथ के लिए, मेंटल के लिए भी और फिजिकली ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर कुछ कारणवश अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है, या और भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो थायराइड है उससे, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होना बंद हो रहा है। और उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है एक्स्ट्रा काम करेगी, और जब वो एक्स्ट्रा काम करती है ना, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से वो मोटा मोटा सा स्किन लटक जाती है, जैसे कि मतलब पानी सा भर जाता है, इस टाइप से दिखता है वो। हाँ जी, तो वही थी थायराइड प्रॉब्लम, जिसे ग्वाइटर भी बोलते हैं हम। अच्छा जी, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे पोषण संबंधी समस्याएं, उनका समाधान, कार्यनीति, महत्वपूर्ण पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए चल रहे कार्यक्रम की जानकारी। तो इसमें हम इसके अलावा पढ़ेंगे आहार तथा भोजन आधारित नीतियाँ कौन कौन सी हैं। और सेकंड हम पढ़ेंगे पोषण आधारित दृष्टिकोण क्या है, अथवा औषधीय दृष्टिकोण क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अभी मैंने चैप्टर में ये भी बताया था कि जो ये पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, इसमें हम पब्लिक प्रॉब्लम को देखते हैं, ना कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम को। ओके, जो जन समुदाय की प्रॉब्लम है यहाँ पर वो शॉर्ट आउट की जाती है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस था इनमें। तो चलिए देखिए, 1993 में भारत सरकार ने घोषणा नीति अपनाई थी, पोषण नीति अपनाई थी, और जिसे महिला व बाल विकास विभाग ने तैयार किया था। ओके, तो 1993 में भारत सरकार ने पोषण नीति अपनाई थी, और जिसको किसने जो है तैयार किया था, महिला और बाल विकास विभाग ने। और यह राष्ट्रीय पोषण नीति कहलाई गई थी, एनएनपी। लोगों की बढ़ती हुई समस्या को समाधान करने के लिए, उनका अच्छा स्वास्थ्य दिलाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य स्तर दिलाने के लिए, और अंतर क्षेत्रीय नीति का समर्थन करती है ये। ओके, यह एक समय तक होती है, मीन्स एक टाइम होता है इसका, बंधा हुआ होता है, उसके बाद ये आगे नहीं चलती है, बिकॉज उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है। तो सबसे पहले हमारी नीति कौन सी थी, जो कि एक टाइम तक चलती है, 1975 में स्टार्ट की गई थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये आती है हमारी एक समेकित बाल विकास योजना। ओके, ये 1975 में स्टार्ट की थी। इसके मेन ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इसके मेन उद्देश्य क्या थे समेकित बाल विकास योजनाओं के। इसका मुख्य उद्देश्य था कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर और स्वास्थ्य स्तर में थोड़ा सुधार लाना था, बच्चों का उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास करना था, बच्चों की जो मृत्यु दर बढ़ती जा रही है उसको कम करना था, कुपोषण और स्कूल से पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में थोड़ा सा कमी आ गई थी,
तो वो देखा गया था ताकि उनकी कमी ना आए। यहाँ पर उस चीज़ पर बल दिया गया था। विभिन्न विभागों द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का यहाँ पर प्रभावी एकीकरण किया था, जिसमें बाल विकास को बढ़ाया जा सके। और फोर्थ था इसमें माताओं की स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा देकर बच्चों को सामान्य स्वास्थ्य और पोषक आवश्यकताओं को पूरा करना था और उनकी देखभाल करनी थी, जैसे कि सोडियम सॉल्ट में डालना था। ओके, तो देखिए जो पोषण समस्या है, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था एक भाषण में कि कुपोषण की समस्या राष्ट्र के लिए एक शर्म का विषय है। और उन्होंने अनुरोध किया था कि 5 वर्षों में, और उन्होंने शपथ भी ली थी, अनुरोध किया था लोगों से कि 5 वर्षों में कुपोषण के उन्मूलन के लिए कड़ा प्रयास करेंगे। उन्होंने ये कहा है, अभी आपका 2020 चल रहा है, 2025 तक उन्होंने ये कहा है कि 2025 तक हम सभी कुपोषण को ख़त्म कर देंगे, जो कुपोषण की समस्या है उसको निकाल देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इसके लिए सरकार ने कुछ ये योजनाएं चलाई थी, जिसका कि हम अब डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हाँ जी, इसको एक बार ये फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं ICDS के बारे में कि इसमें 0 से 1 साल तक का बच्चा है और 1 से 3 साल तक के भी बच्चे लिए गए थे और 3 से 6 वर्ष तक के लिए। टोटल क्या था इसमें, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे इंक्लूड किए गए थे इस योजना में। इसमें स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, मीन्स इंस्पेक्शन किया गया था, स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, कैसे हुई है, ये सारे रीजन्स यहाँ पर देखे गए थे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर टीकाकरण भी था, पूरक आहार दिया गया था, सेवाएं थी कुछ, जिसमें निर्देश दिया गया था, डायरेक्शन दिया गया था, एजुकेट किया गया था लोगों को, और समय समय पर आकर के यहाँ पर इंक्वायरी भी ये लेते रहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, टीकाकरण हो रहा है टाइम पे, नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन वगैरह, और जैसे ये पोलियो ड्रॉप वगैरह है, ये घर पर आकर के लेडीज़ खुद ही पिलाती हैं बच्चों को पोलियो ड्रॉप। इसके अलावा पूर्व स्कूल अनौपचारिक शिक्षा भी थी यहाँ पर, जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन कह लेते हैं हम। स्कूल से पहले, जब स्कूल में एडमिशन नहीं होता उससे पहले स्टार्ट की गई थी। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा थी, इसमें गर्भवती महिलाएं स्पेशली इंक्लूड की गई थी इस योजना में। स्तनपान कराने वाली माता थी और सभी महिलाएं जो 15 से 45 वर्ष में आती हैं। आगे चलते हैं, देखिए इसके टारगेट ग्रुप क्या थे ICDS के। इसमें 0 से, अभी जैसे मैं बताया, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे थे, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर थी, और 14 से 45 वर्ष तक की जो लेडीज़ थी वो थी। समेकित बाल विकास योजना द्वारा प्रयुक्त कराई जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी हैं, इसमें कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं। देखिए इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य की जांच की जाती है, इंस्पेक्शन किया जाता है, जैसे अभी फ्लो चार्ट में आपने देखा है, प्रतिरक्षण होता है, मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर बढ़ाई जाती है। कैसे, यहाँ पर जो है खाना प्रोवाइड किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप कैसे अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में ले सकते हैं, कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पूरक पोषाहार दिया गया था, सप्लीमेंट दिए गए थे यहाँ पर। इसके अलावा संवृद्धि प्रबोधन स्टार्ट किया गया था, मीन्स वृद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की। स्कूल पूर्व शिक्षा दी गई थी, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं। आगे आती है हमारी लंबी अवधि योजनाएं। अभी आपने पढ़ा था ICDS के बारे में, तो वो तो आपकी एक लिमिटेड टाइम की थी, लेकिन जो लंबी अवधि योजनाएं थी वो लंबे टाइम तक की थी, इसमें कोई भी टाइम की लिमिटेशन नहीं थी। तो देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, हाँ जी, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था, अर्थात भोजन उपलब्धता में सुधार लाना था लोगों की। और इसके अलावा सेकंड था पोषण की दृष्टि से पोषण तत्वों से युक्त पदार्थ की उपलब्धता को सुनिश्चित करा के आहार पद्धतियों में सुधार लाना था। मीन्स जैसे वो आहार बना रही हैं, यहाँ पे एजुकेट भी गया था लोगों को, थोड़ा सा नॉलेज भी दी गई थी भाई कैसे आप अपनी जो भी खाना बना रही हैं उसमें थोड़ा सा चेंज ला करके और ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक तत्वों को आप अपने आहार में कैसे सम्मिलित कर सकती है। जैसे कि ये स्प्राउट वगैरह होता है, फर्मेंटेशन वगैरह होता है आपका, मीन्स जैसे घर में ही आपकी जो दालें होती हैं, चने वगैरह होते हैं, उसको पानी में भिगो के रख देते हैं, दूसरे दिन फिर उसके बाद उसमें से स्प्राउट निकल जाते हैं, या आप चीनी की जगह गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा आयरन आपको मिल सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई थी, थोड़ा सा आहार पद्धतियों में सुधार ला गया था। और इसके अलावा पोषण की दृष्टि से पोषण तत्वों से युक्त पदार्थ की उपलब्धता भी कराई गई थी। और रोजगार परक योजनाएं और जन वितरण प्रणाली,
ये क्या था, जो लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था वहां तक पहुंचाया गया था इस योजना के थ्रू। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रिमोट एरिया होते हैं, बैकवर्ड एरिया होते हैं, वहाँ तक, या बहुत गरीब परिवार होते हैं जिन तक खाना नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ तक पहुँचाया गया था सरकार के द्वारा। इसके अलावा भूमि सुधार लागू किए गए थे, मीन्स भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कैसे लाए जाएँ, कौन कौन से आप इनऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, ये बताया गया था, और किस तरह से आप फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकें। इसके अलावा स्वास्थ्य परिवार कल्याण में सुधार किया गया था। परिवार कल्याण में कैसे सुधार किया जा सकता है, देखिए जब आप बच्चे को, जब गर्भवती माता होती है उसी का अगर आप देखभाल करेंगे, अच्छे से खाना देंगे, उसको सारे पौष्टिक तत्व देंगे, तो बच्चा भी अच्छा पैदा होगा, और अगर वो अच्छा पैदा होगा तो परिवार का खुद ही कल्याण हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोका गया था। यहाँ पर खाद्य पदार्थों में जो मिलावट कर रहे थे दुकान वाले, उसका भी यहाँ पे चेक किया गया था, और उस चीज़ पर भी बैन लगाया कि आप किसी प्रकार की मिलावट नहीं करेंगे, अगर मिलावट करेंगे तो आपके लिए कानूनी कार्रवाई होगी। और मीडिया को यहाँ पर सम्मिलित किया गया, क्योंकि मीडिया ही लोगों तक किसी भी चीज़ के बारे में खबर पहुँचाती है, तो उसको भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया था, और जिसकी वजह से सारी चीज़ कंट्रोल में आई थी। आधारभूत पोषण की जानकारी दी गई थी कि आधारभूत पोषण क्या है, क्या ज़रूरी है आपके लिए मेन, जिसकी वजह से आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, सेहत का जो स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, ये सारी नॉलेज यहाँ पर दी गई थी। और पोषण कार्यक्रमों की निगरानी करके महिलाओं को शिक्षित किया गया था, और साक्षरता के स्तर में भी सुधार लाया गया था। समाज की भागीदारी से इसमें, लेकिन समाज के सभी लोगों ने भाग लिया था। इससे क्या होता, शहरी गरीबों की गरीबी कम की गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग थे उनकी यहाँ पर गरीबी कम की गई थी। हाँ जी। अब इसके अलावा जो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कार्यनीति, आप ये देख लीजिए अच्छे से बेटा, समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं। दूसरी थी हमारी पोषण आधारित अथवा औषधीय दृष्टिकोण। देखिए जब हम खाना खा रहे हैं और ठीक से हमने खाना नहीं खाया तो शरीर में कमी आ जाती है पौष्टिक तत्वों की। ठीक, तो क्या होता है बेटा, अब हमें औषधीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। ओके, जो कि पोषण आधारित दृष्टिकोण होता है। इसमें हमें मेडिसिन का भी यूज करना पड़ता है, और सप्लीमेंट डाइट में लेने पड़ते हैं, तब जाके हम अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। इसमें क्या था, पोषक पूरक भोजन योजना स्टार्ट की गई थी। अल्प अवधि योजना है, ये थोड़े टाइम के लिए होती है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। ओके, क्योंकि हम दवाइयों का लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते। सीमित कार्य क्षेत्र रखा गया था लेकिन इसमें, और यह विटामिन ए, लौह तत्व, आयोडीन की कमियों को यहाँ पर दूर किया गया था। इसका विशिष्ट लक्ष्य समूह था जिन लोगों में विटामिन ए की कमी हो गई है, या आयोडीन की कमी हो गई है, लौह तत्व की कमी हो गई है, उन लोगों को इस योजना में सम्मिलित किया गया था। बेसिकली उन पर ही ध्यान दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा ये महंगी नीति थी, बस इसमें ये प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू दिखा भी रखा है कि किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम होती है और किस तरह से उनको शॉर्ट आउट किया जा सकता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, पोषक आहार उपलब्ध कराए गए थे इस योजना में, और इसमें जो है दृष्टि और जीवन बैसिलस स्विट्जरलैंड से ये लिया गया है। विटामिन ए की न्यूनतम वाला बच्चा यहाँ पे दिखाया गया है, कैसे उसकी आँख में स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ओके, इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया है कि विटामिन ए के अच्छे स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपको लेने हैं। पीले रंग की फल और सब्जियां मेन होती हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। और इसमें देखिए आगे विटामिन ए की न्यूनता वाली आँख का चित्र दिखाया गया है, कैसी वो पीली हो रही है कलर में, स्पॉट्स वगैरह भी हो रहे हैं जिसे बाइटोट्स स्पॉट्स बोलते हैं। आयरन ड्रॉप्स पिलाई जा रही है, फोलिक एसिड भी दी जाती हैं, और घर घर जा कर के लोगों का वेट वगैरह भी चेक किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है टाइम टू टाइम। जो भी हमारी वर्कर्स होती हैं इसमें ICDS में, और माताओं के साथ परामर्श भी किया जाता है कि भाई आप खाना टाइम पर दे रही हैं, आप खुद टाइम पर ले रही हैं, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखोगे तभी तो बच्चों का ध्यान रख सकते हो। अगर आप खुद बीमार रहोगे तो बच्चे को टाइम पर खाना नहीं दे पाओगे। तो सब तरीके से यहाँ पर परामर्श किया जाता है लेडीज़ को। चलिए आगे चलते हैं। अब अपने देश में चल रहे पोषण कार्यक्रम कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। हाँ जी, तो हमारे यहाँ पर एक तो ICDS है, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आहार पूरक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं हमारे भारत में।
और कार्य के बदले में अनाज योजना भी चलाई जा रही हैं। मीन्स अगर किसी को पैसे ज़रूरी नहीं है, अनाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, हम पैसे नहीं देंगे इसमें, कार्य के बदले में उसे अनाज देंगे ताकि वो पेट भर सके अपना। स्वरोजगार, इसमें लोगों को खुद जो है लेडीज़ को एनकरेज किया जाता है कि वो खुद का रोज़गार अपना सकती हैं, खुद कुछ काम कर सकती हैं, बागवानी कर सकती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करके अपना पैसा कमा सकती हैं और बच्चों को अच्छा खाना दे सकती हैं और ख़ुद भी पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। या फिर वेतनिक रोज़गार भी है कि किसी के अंडर में वो काम कर सकती हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी इस कार्यक्रम में दी गई थी। भोजन सुरक्षा कार्यक्रम था, यहाँ पर उनको पूरी सुरक्षा दी गई थी, भोजन दिया गया था। देखिए मिड डे मील जैसे बच्चों को दिया जा रहा है, टाइम पर दिया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आएँ और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम भी अपनाया गया था। जो भी पोषणहीनता में आ रहे हैं उनका नियंत्रण कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या क्या उनको नॉलेज दी जाए ताकि वो अच्छे से खाना खा सकें, टाइम पे खाना खा सकें और कम पैसों में, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उन्हें बताया गया था कि आप किस तरह से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक तत्व खाने में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई थी। देखिए आगे इसमें आपको अल्प पोषण कम करने के लिए विभिन्न तरीके भी यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि हम अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ये बुक से ही लिया गया है बच्चे। इसमें आपका दिखा रखा है पोषण पूरक, इसमें डॉक्टरी उपचार और रोकथाम होती है, लेकिन ये समयबद्ध है, एक टाइम तक के लिए होती है, छोटे टाइम के लिए होती है, मीन्स कम पीरियड के लिए होती है। दूसरे उपायों से अधिक महंगी है, लेकिन थोड़ा सा महंगी है, जिसे हम चिकित्सीय अथवा पोषण आधारित प्रणाली भी कहते हैं, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर सके आपसे। तो थोड़ा सा मैंने ये इसमें भी दिखाया कि आप देखिए थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। दूसरा था भोजन आधारित अथवा आहार आधारित नीतियाँ थी। इसमें भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनको पुष्टि करना था, उनको कंप्लीट करना था। देखिए इसमें रोकथाम के लिए चलाई गई थी, जो कि पोषण संबंधी प्रॉब्लम हो गई थी उनकी रोकथाम के लिए बहुत अधिक मूल्य प्रभाव, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमें प्रभावी दिखी है क्योंकि ये दीर्घ टाइम के लिए होती है। खाद्य उद्योग की इसमें भागीदारी होती है, आवश्यकता इसकी होती है बहुत ज़्यादा हमें, लेकिन इसमें क्या होता है कि लंबी अवधि वाले दीर्घकालिक व्यवहारिक परिवर्तनों की ओर आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक के लिए होती है, तो इसलिए लोग ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते हैं। ओके, और दूसरा ये है कि इसमें थोड़ा सा लोग जो है लोगों की इग्नोरेंस भी दी गई है, क्योंकि नॉलेज उन्हें कम होती है, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम देखी गई थी। आहार विविधता के बारे में बताएंगे। इसमें जो था बहुत अधिक मूल्य प्रभाव, दीर्घ उपयोगी व्यापक क्षेत्र, बहुत से सूक्ष्म पोषक एक साथ उपलब्ध कराना था और भोजन सुरक्षा में सुधार करना था। भोजन लेने के व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता थी यहाँ पर। मीन्स जो भोजन ले रहे हैं उनका तरीका ठीक नहीं होता है कुछ का, वो तरीका ठीक होना चाहिए भोजन लेने का कि कब क्या लेना है और कैसे लेना है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए जो गांव में ही देखते हैं हम, सुबह अपना खेत के लिए चले जाते हैं वो काम करने के लिए, सुबह उन्होंने खा लिया, फिर उसके बाद वो सीधे दोपहर को या शाम को खाते हैं, बीच में कुछ नहीं खा पाते हैं। तो उनको ये बताना था कि आपको कोई भी मील स्किप नहीं करनी है, टाइम टू टाइम आपको लेना है। आर्थिक विकास की संभावना की यहाँ पर आवश्यकता थी, कृषि नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। अब आगे हम देखेंगे, हाँ जी, स्वास्थ्य देखभाल क्या है। स्वास्थ्य देखभाल, भारत में स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों पर की जाती है। जो हमें प्रॉब्लम आती है स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो 3 स्तरों में हमारी सोल्व की जा सकती है। देखिए सबसे पहले प्राथमिक स्तर है। प्राथमिक स्तर जो आपके स्वास्थ्य केंद्र, जैसे कि आपके आसपास में डिस्पेंसरी वगैरह आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम डिस्पेंसरी में ही जाते हैं, जो कि बिल्कुल पास में ही होती है। तो वहाँ पर जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं हुआ है, डॉक्टर जो है रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, द्वितीय स्तर पर भी हम अपना जा सकते हैं। लेकिन इसमें जटिल समस्याओं का निदान किया जाता है। ये जिला स्तर पर होती है और ये एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। इसमें परामर्श से पहले प्राथमिक स्तर की जांच की जाती है कि भाई आप अगर प्राथमिक स्तर पर गए हो तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, क्या बताया गया था, कैसे सॉल्यूशन नहीं हुआ है तो क्या क्या प्रॉब्लम आई है, उनको सॉल्यूशन यहाँ पर किया जाता है, परामर्श दिया जाता है, लोगों को एडवाइस दी जाती है। तीसरा स्तर जो हमारा होता है वो उच्चतम स्तर होता है और ये राष्ट्रीय स्तर होता है।
मीन्स अगर हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राथमिक स्तर पर नहीं हुआ है, द्वितीय स्तर पर भी नहीं हुआ है, तो हम तृतीय स्तर पर जा सकते हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पर होती है। यह एक जटिल समस्याओं को यहाँ पर सुलझाया जाता है। इसमें जो है हम मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जैसे आपका एम्स हो गया, अपोलो हो गया, आयुर्वेदिक संस्थान वगैरह जो है इसमें भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान आते हैं। तो इस तरह से 3 स्तर थे। जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उसे उसका समाधान निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए। तभी हम अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, खुश होकर जी सकते हैं। अगर कोई डिज़ीज़ है, कोई बीमारी आपको है, तो उसका सॉल्यूशन, उसका निदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए सरकार है। सरकार आपके स्वास्थ्य के लिए है, तो आपको जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं सरकार की तरफ से, आपको उनका यूज़ करना चाहिए। अगर यह आपके लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, तो तीनों स्तर पर आप जा सकते हो, जहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना कार्यक्षेत्र के बारे में। जो पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे, उसका कार्यक्षेत्र देख लीजिए। इसमें जनसंचार माध्यम का यूज किया जाता है, पोषण मूल्यांकन किया जाता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में इसमें बताया था कि आपकी हाइट वेट लेना, या क्लिनिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं, या बायोकेमिकल यूरिन टेस्ट किया जाता है, ओके, या ब्लड टेस्ट किया जाता है। वो सब पोषण मूल्यांकन में थे। पोषण देखरेख भी होती है इसमें, जो भी आपकी परामर्श होती है, जो भी आहार विशेषज्ञ होती हैं वो परामर्श देती हैं आपको। टाइम टू टाइम चेक किया जाता है। देखिए आंगनवाड़ी में जो लेडीज़ होती हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं, आपके घर भी आते हैं, पूछने भी आते हैं कि भाई बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टाइम पे टीकाकरण कराया है कि नहीं, पोलियो ड्रॉप्स ले रहे हैं कि नहीं, ये सब देख रेख की जाती है यहाँ पर। और ये कार्यक्रम लगाए जाते हैं, इनका जो भी कार्यक्रम लगाए जाते हैं वहाँ पर जो है लोग जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। खाद्य विज्ञान और कला इसके लिए जो है हेल्प करती है, और शैक्षिक पद्धतियाँ भी इसमें अपनाई जाती हैं। यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाता है, क्लासेस भी होती हैं ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से खिला सकें। स्वास्थ्य और रोग समस्याओं का समाधान भी निकाला जाता है। अगर कोई रोग हो गया है तो उसका कैसे समाधान निकालना है, क्या आपको खाना है, क्या खाने में खाना है, कौन सी टैबलेट लेनी है। टैबलेट भी मुफ्त दी जाती हैं इसमें, कैल्शियम आयरन की, जैसे कि हम स्कूल में ही देख रहे हैं अपने बच्चों को, लड़कियों को दिया जाता है उन्हें। और पोषण विज्ञान भी इसके अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसके कार्य क्षेत्र में आती हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स।